हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो में। बात करें हम 12th की अकाउंटेंसी की, हम ऑलरेडी इसके अंदर कुछ चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। बात करें फंडामेंटल ऑफ पार्टनर्स की, गुडविल की वैल्यूएशन की, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, इवन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। बस पार्टनरशिप खत्म होने वाली है, डेथ ऑफ ए पार्टनर एंड लास्ट चैप्टर रह जाएगा डिसोल्यूशन। पूरी पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगी, आप पूरे 36 मार्क्स इजीली ला सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा डेथ ऑफ ए पार्टनर। बात करें पार्टनर की डेथ की, तो यहां पर क्या होगा रिटायरमेंट में और बात करें डेथ ऑफ ए पार्टनर में फर्क यह है कि रिटायरमेंट एक पर्टिकुलर डेट पे होती है और डेथ कभी भी हो जाती है। दैट मींस अगर हम बात करें रिटायरमेंट की, तो रिटायरमेंट पहले से डिसाइड होगी कि हम इस पार्टनर को ये पार्टनर खुद डिसाइड कर रहा है कि हम इस टाइम पर रिटायर होने वाले हैं। बट बात करें डेथ की, डेथ अचानक से आएगी, सडन डेथ होगी और डेथ होने के बाद पता लगेगा कि पार्टनर को क्या क्या चीजें पेमेंट करनी है। तो पहला डिफरेंस जो होगा रिटायरमेंट में और डेथ में सिर्फ यही फर्क है कि रिटायरमेंट में डेट फिक्स होगी, डेथ में कोई डेट फिक्स नहीं होगी। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर बात करें पेमेंट की, तो रिटायरमेंट में जब पार्टनर जिंदा है तो वो खुद अपना पैसा लेके जाएगा। बट डेथ के केस में क्या होगा, जब पार्टनर जिंदा ही नहीं रहेगा, पार्टनर बचेगा ही नहीं, तो उसका पैसा किसको दिया जाएगा? उसके नॉमिनी को दिया जाएगा, उसकी फैमिली वाले को दिया जाएगा। दैट मींस उसके जो भी डिसीज पार्टनर होगा, उसका जो एग्जीक्यूटर होगा, उसको पैसा दिया जाएगा। ये दोनों डिफरेंस हमारे रिटायरमेंट और डेथ में। इसके अलावा बाकी बात करें ट्रीटमेंट की, तो सेम रहेगा जैसा हमारा रिटायरमेंट में था, ऐसा का सेम टू सेम हमारा डेथ में रहेगा। बात करें प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करने की, सेम रहेगा। बात करें गुडविल के ट्रीटमेंट की, वो सेम रहेगा। बात करें प्रॉफिट्स को बांटने की, रिजर्व्स एंड सरप्लस को बांटने की, लॉसेस को बांटने की या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बांटने की, वो सारी की सारी चीजें सेम रहेंगी। बट फर्क क्या आएगा, सिर्फ जो करंट ईयर का जो प्रॉफिट है, क्योंकि जब पार्टनर की डेथ होगी तो पर्टिकुलर डेट में तो होगी नहीं, वो मिड ऑफ द ईयर, मिड ऑफ द डेट कभी भी हो सकती है। इट मींस हमारी बुक्स क्लोज नहीं होंगी। तो जब हमारी बुक्स क्लोज नहीं होंगी तो हमें उसे प्रॉफिट देना पड़ेगा। अगर हम उस पीरियड तक बुक्स क्लोज कर चुके हैं, हम एक्चुअल प्रॉफिट कमा चुके हैं, तब तो हम उसे इजीली एक्चुअल प्रॉफिट जो होगा वो दे देंगे। बट अगर उसका एक्चुअल प्रॉफिट नहीं निकाला हुआ उस डेट तक, तो हम एस्टिमेट प्रॉफिट निकालेंगे और एस्टिमेट प्रॉफिट के बेसिस पर देखेंगे कितने टाइम पीरियड पार्टनर जिंदा रहा, और जितने पीरियड जिंदा रहा उतने पीरियड का उसे प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे देंगे। क्लियर है बात यहां तक? बात करें गुडविल वैल्यूएशन की, तो जो गुडविल को जो पैसा दिया जाएगा वो उस दिन जब कैलकुलेट हो रही है, जिस दिन डेथ हो रही है, तो वहां पर आपको टाइम पीरियड की टेंशन नहीं है, टाइम पीरियड कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। बात करें रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉस का, अगर हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं अगर असेट्स एंड लायबिलिटीज का, तो उस केस में क्या होगा, अगेन आपको पीरियड कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उस दिन जिस दिन यानी डेथ हो रही है उस दिन हम उसे रीवैल्यू कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि उस दिन क्या हम उसे कंसीडर कर सकते हैं नहीं कर सकते। उस केस में भी आपको पीरियड कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो आपको एक चीज बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कि अगर जिस दिन डेथ हो रही है उस दिन अगर हमारे पास वैल्यू हो रही है कोई चीज, तो आपको उस दिन के जितना हम कैलकुलेट कर चुके हैं उतने ही पीरियड का कैलकुलेट किया हुआ है, इसलिए आपको पीरियड कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। बट अगर कोई चीज पूरे साल के लिए है और उसकी डेथ अगर मिड ऑफ द कभी मिड में हो जाती है, दैट सिंपली मींस कि आपको वहां पर पीरियड कंसीडर करना पड़ेगा। लेट सपोज मान लेते हैं कि कोई पार्टनर 30 जून को डेथ करता है, 30 जून को अगर डेथ करता है तो 3 महीने बिजनेस में रहा हो तो 3 महीने का उसे सब कुछ दिया जाएगा। तो अगर हम बात करें प्रॉफिट्स की तो उसे 3 महीने का दिया जाएगा। बट गुडविल गुडविल की बात करें तो गुडविल उसे एज ऑन डेट अगर गुडविल कैलकुलेट हो रही तो उसे सारा का सारा गुडविल का पैसा दे दिया जाएगा। अगर हम बात करें रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज का, वो भी उसे पूरा का पूरा दिया जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आएगी कि हम डेथ के केस में क्या करेंगे। मेजर जो फोकस होगा हमारा वो होगा प्रॉफिट पर, क्योंकि जो हमारा कैलकुलेशन होनी है प्रॉफिट की वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होनी है। बाकी चीजें तो हमारी एज ऑन डेट होगी, और जिस चीज की कैलकुलेशन एज ऑन डेट होगी उस केस में आपको पीरियड कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हमारा ट्रीटमेंट जो अकाउंटिंग का वो सारा का सारा सेम रहेगा, जैसे हमने रिटायरमेंट में पढ़ा था सेम हमारा डेथ में भी सेम रहेगा। पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीमेंट की। तो जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है, अगेन एग्रीमेंट हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब भी किसी पार्टनर की डेथ होगी तो जो पुराना एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाएगा और जो भी कंटिन्यू करेंगे पार्टनर उनके बीच में एक नया एग्रीमेंट बनेगा।
दैट मीन्स जो हमारा पुराना एग्रीमेंट था, जो भी उन्होंने पुराना एग्रीमेंट बनाया था विद डेट पार्टनर, तो जो डाइट पार्टनर है उसके साथ जो एग्रीमेंट बनाया था वो अब खत्म हो जाएगा और नया पार्टनर, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, उनके बीच में नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा। पहली चीज तो वो ये कहता है कि पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है वो सेम है जैसे कि हमारा एडमिशन में था, रिटायरमेंट में था, या फिर हम बात करें चेंज इन पीएसआर में, वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा जैसे ही हमारा क्या होगा, पार्टनरशिप में किसी पार्टनर की डेथ होगी। कहता है हाउएवर द फर्म में कंटिन्यू इट्स बिजनेस, इसलिए पार्टनरशिप फॉर्म में जो बचे हुए पार्टनर अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, और उसके लिए उन्हें क्या करना होगा, नया एग्रीमेंट बनाना होगा, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करनी होगी, इस तरह से। तो सारे के सारे के बीच में क्या होगा, नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा। क्या होगा, डेथ और रिटायरमेंट, मैंने आपको फर्क बताया कि डेथ के केस में क्या होगा, डेट फिक्स नहीं होगी, रिटायरमेंट के केस में डेट जनरली फिक्स होती है। दूसरी बात कि जो रिटायरमेंट का पैसा होगा वो रिटायरिंग पार्टनर लेके जाएगा, पर डेथ के केस में क्या होगा कि जो भी डाइट पार्टनर का जो भी नॉमिनी होगा उसको पैसा दिया जाएगा। तो कह रहा है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि रिटायरिंग पार्टनर जो है वॉलंटरी नेचर है और वो प्लान्ड होता है, लेकिन डेथ कभी भी प्लान नहीं होती है, वो सडन आती है। दूसरी, पेमेंट की बात करें तो यहां पर रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट होगी, लेकिन इन केस ऑफ डेथ जो भी डिजीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर होगा या नॉमिनी होगा उसको पेमेंट की जाएगी। अब हम बात करें कि हम क्या क्या इंपैक्ट आएंगे डेथ के केस में, या हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कैसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालें। इट मींस रेशियो पर इंपैक्ट आएगा, जैसा कि हमने रिटायरमेंट में पढ़ा था, एग्जैक्ट सेम है डेथ में। तो रिटायरमेंट और डेथ दोनों में चीजें सेम है, उसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बात करें गुडविल के ट्रीटमेंट की, अगेन गुडविल का ट्रीटमेंट भी आपका क्या होगा, सेम होगा। बात करें रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी की, अगेन सेम होगा जैसे हमने रिटायरमेंट में देखा है। अब बात करें रिजर्व्स की या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स की, वो हमें बांटने हैं, वो भी अगेन सेम होंगे जैसा हम ऑलरेडी रिटायरमेंट में पढ़ चुके हैं। तो हमारी चारों चीजें एकदम सेम होगी। बात करें सिर्फ करंट ईयर में जिस पीरियड तक पार्टनर जिंदा रहा, उस पीरियड के अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो उसे कैसे कैलकुलेट करना है या उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है, वो इंपॉर्टेंट है। वो एक नई चीज है डेथ के केस में, और एक एग्जीक्यूटर अकाउंट जो नई चीज है डेथ के केस में, अदरवाइज सेम एज रिटायरमेंट। ठीक है जी। तो हम यहां पर सबसे पहले बात करेंगे कि डिजीज पार्टनर का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसको डिटरमाइन कैसे किया जाएगा, और उसको पे कैसे किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, और उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट को पेमेंट कर दी जाएगी। और उसके बाद वो कह रहा है कि हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करेंगे, ये हम अलग से सीखेंगे। तो हमारा यानी जो पूरे टॉपिक में है, बात करें रेशो की, बात करें हम इसमें गुडविल के ट्रीटमेंट की, बात करें रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज की, बात करें रिजर्व्स, प्रॉफिट्स एंड रिजर्व सरप्लसेस के, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे बांटने, वो सारा का सारा सेम होगा, सेम एज रिटायरमेंट। हम इसमें बिल्कुल भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, जैसा हम ऑलरेडी रिटायरमेंट में पढ़ चुके हैं, हम इसे सेम यहां पर कंसिडर करेंगे। तो आप अगर आपने रिटायरमेंट नहीं पढ़ा है तो पहले रिटायरमेंट पढ़ लीजिए, जिससे कि क्या होगा कि आपको डेथ के चैप्टर में बड़ी आसानी होगी। सिर्फ हम पढ़ेंगे यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिटरमाइन करना है, उस पर हमारा मेजर फोकस होगा। बाकी ब्रीफ बहुत शॉर्ट समरी हम पढ़ेंगे, शॉर्ट में पढ़ेंगे कैसे कैसे चीजें ये कैलकुलेट होंगी। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा गुडविल का। हम गुडविल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने गुडविल के केसेस में देखा हुआ है कि अगर एग्जिस्टिंग गुडविल हुई, तो हमने कहा इसे ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे, एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और दूसरा केस कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता था, तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन कर रहा होगा। सेम यहां पर भी होगा कि जब कोई पार्टनर की डेथ हो रही होगी, तो जो डाइट पार्टनर है जब वो जाएगा तो उसका हिस्सा कोई ना कोई पार्टनर अक्वायर करेगा, इट मींस कोई ना कोई गेन करेगा। तो हमने कहा एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डाइट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पर ये होगा। और अगर हुआ तो हो सकता है कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा, तो सेक्रीफाइस पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। यही हमने रिटायरमेंट में पढ़ा था और यही हमारा डेथ में, इट मींस दोनों में कोई फर्क नहीं है। एग्जांपल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है पी क्यू एंड आर are partners sharing profits in the ratio of 4:3:1. It is provided in the partnership deed that on the death of any partner, deceased partner's share of goodwill will be valued at half of the profits credited to his account during the previous 4 completed years. कह रहा उसका क्या करेंगे, जो भी पिछले 4 सालों में उसके अकाउंट में जितना पैसा गया है उसका आधा उसका गुडविल का हिस्सा होगा। आगे लिखा हुआ है क्यू डाइड ऑन 1 अप्रैल 25, फर्म के पास पिछले 4 साल के प्रॉफिट दिए हुए कितना, 1,20,000, 60,000 और यहां 20,000 का लॉस है,
2025 में 80,000 का प्रॉफिट है। तो अगर मैं टोटल प्रॉफिट की बात करूं तो टोटल प्रॉफिट जो हुआ है वो कितना हुआ है, 120 प्लस 60, 180 माइनस 20, 160 और प्लस 80, 2,40,000 का टोटल प्रॉफिट हुआ है। अब वो क्या कह रहा है, हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। इट मींस अब पहले देखते हैं कि उसके अकाउंट में कितना बनता है। इट मींस उसका शेयर कितना है, किसका, क्यू का। तो क्यू का जो शेयर है वो कितना दिया है, पी क्यू आर के रेशो है, तो इसका शेयर है 3/8। इट मींस 2,40,000 जो पूरा है इसमें इसका हिस्सा रहा होगा 3/8, दैट इज कितना हो गया, 90,000। और इसका आधा क्या होगा, गुडविल होगी। इसका आधा क्या होगा, गुडविल होगी, किसकी, क्यू की। कितनी, 90,000 का आधा हुआ 45,000। तो 45,000 जो है क्यू का हिस्सा होगा गुडविल में। यही लिख रहा था, वो लिख रहा था गुडविल विल बी वैल्यूड एट हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। तो हमने पहले प्रॉफिट निकाला, उसके अकाउंट में कितना क्रेडिट हुआ और उसका आधा निकाला, तो वो क्या होगा, क्यू का हिस्सा होगा गुडविल में। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, कह रहा है डिटरमाइन द अमाउंट दैट इज टू बी क्रेडिटेड टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। तो भैया वो तो 45,000 आ गया, वो हमने निकाल ही लिया है कि क्यू के अकाउंट में कितना, 90,000 पे प्रॉफिट क्या होगा और आज उसका हिस्सा कितना है, गुडविल का 45,000। दूसरा केस पढ़ते हैं, कह रहा पास द जनरल एंट्रीज फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी एंड आर विल बी 3:2। क्या है उसका, 3:2 है। अब हमें इसमें क्या निकालना होगा, गेनिंग रेशियो। हमने कहा जो ओल्ड रेशियो दे रखी थी पी की, क्यू की और आर की, ओल्ड रेशियो दे रखी थी 4/8, 3/8, 1/8। और न्यू रेशियो दे रखी है, क्यू तो हो गया रिटायर, न्यू रेशियो दे रखी है 3/5 एंड 2/5। निकालते हैं जी। हमने कहा पी का अगर हम निकालें 3/5 माइनस 4/8 और क्यू का निकालें अगर 2/5 माइनस 1/8, 24 माइनस 20, यह गया 4/40 और इसका आगे 8 दूनी 16 माइनस 5 डिवाइड बाई 40, दैट इज 11/40। इट मींस रेशियो जो आ गई 4:11 आ गई। अब हम इस 45,000 को 4:11 के रेशियो में बांटेंगे, तो एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट इज पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पी क्यू आर, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग टू डाइड पार्टनर, दैट इज क्यूज कैपिटल अकाउंट। कितना, 45,000 रुपए इसका हिस्सा है। 45,000 को अगर 4:1 के रेशियो में बांटेंगे, 3 चुकू 12,000 रुपए और 11 3 33,000 रुपए। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 33,000, तो क्यूज कैपिटल अकाउंट 45,000। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और हम ऑलरेडी गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ चुके हैं, तो गुडविल का आपको समझ में आया होगा किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा कि हमने रीवैल्यूएशन क्या था असेट्स एंड लायबिलिटीज का, वो देखते हैं किस प्रकार होगा। सेम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। याद होगा आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट की बात करें तो हमने यहां पर लिखा था कि जब जब हमें प्रॉफिट होगा तब तब क्रेडिट करेंगे, जब जब लॉस होगा रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट की वजह से तो डेबिट करेंगे। अगर हमारी एसेट्स बढ़ रही होगी, अगर एसेट्स बढ़ रही होगी तो हमने कहा कहां करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और अगर एसेट्स घट रही होगी तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसी तरह अगर हमारी लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो हमारे लिए नुकसान है, तो हमने डेबिट किया। अगर लायबिलिटी घट रही होगी तो हमने कहा क्रेडिट होगा। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो, अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो तो उसे हम डेबिट करेंगे। जो बचेगा प्रॉफिट उसे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। इसके अंदर एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल से समझते हैं जिससे आप थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाओ, बाकी आप ऑलरेडी इसे कई बार पढ़ चुके हो। एडमिशन में पढ़ा हमने, रिटायरमेंट में पढ़ा हमने, अब हम इसमें चेंज इन पीएसआर में भी पढ़ा। हम बात करते हैं डेथ की। कह रहा है कि एडजस्टमेंट्स ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, जैसा था रिटायरमेंट में एग्जैक्ट सेम है, एडमिशन में जैसा था वैसा सेम है। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है सीता, रीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। As per the terms of partnership deed, on death of partner, her share of goodwill was to be valued 50% of the net profit credited to that partner's capital account during the last 3 completed years before her death. अब वो क्या कर रहा है, देखिए पढ़िए। कह रहा है कि जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि जो गुडविल होगी वो कितनी होगी, वो 50% होगी। क्या, किस चीज का 50% होगी, ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जितना हम क्रेडिट करेंगे
उसका 50% होगी। और लास्ट 3 साल का जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसे हम कंसिडर करेंगे। कह रहा है सीता डाइड ऑन 31 मई 24 एंड प्रॉफिट दिया हुआ है पिछले 5 साल का। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो हमारे पास कौन कौन से दे रखे हैं, 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 दिया हुआ है। अब आप सोच के देखिए कि हमें सिर्फ तो पिछले 3 साल कंसिडर करने हैं। हमें क्या करने हैं, पिछले सिर्फ 3 साल कंसिडर करने हैं। अगर हम पिछले 3 साल की बात करें तो कौन सा होगा, 24 होगा, 23 होगा और 22 होगा, ना 21 होगा ना ही 20 होगा। तो पिछले 3 साल को हमें कंसिडर करना है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑन द डेट ऑफ सीता's डेथ बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 80,000। बिल्डिंग को हमने 80,000 रुपए से कम दिखाया हुआ है, विच वॉज टू बी कंसिडर्ड, और आज हमें उसे कंसिडर करना है। दैट मीन्स इट इज द पार्ट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। कह रहा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सीता शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म एंड रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट जनरल एंट्रीज ऑफ द गुडविल एंड रीवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्या है, उनके बीच में इक्वल है, रीता एंड गीता के बीच में। हमने कहा ठीक है जी। सबसे पहले हमने कहा बात करें अगर हम कैलकुलेशन की गुडविल की, तो सबसे पहले कह रहा है कि पिछले 3 साल का प्रॉफिट देख लो जी कितना है। तो हमने पिछले 3 साल का प्रॉफिट देखा, हमने देखा 24 का है 84,000 रुपए, 23 का है 30,000 रुपए और 22 का है कितना, 1,05,000 रुपए। हमने इन तीनों को देखा और इन तीनों का जो प्रॉफिट है ये आया हमारा टोटल 84,000 रुपए प्लस 30,000 प्लस 1,05,000, ये हो गया टोटल 2,19,000 रुपए। अब देखो उसने क्या कहा था कि हर शेयर ऑफ गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 50% ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब 2,19,000 अगर उन्होंने कमाया होगा तो जो सीता का शेयर होगा, सीता का शेयर कितना रहा होगा इसमें, 2,19,000 में सीता का शेयर कितना है, यह है 4/8। अगर 4/8 का मीनिंग हुआ हाफ, इट मींस 1,09,500, ये उसका हिस्सा हो गया। और इसका आधा हमारा गुडविल में उसका हिस्सा होगा। तो इसका आधा कितना हुआ, इसका आधा हो गया 54,750, ये उसका हिस्सा हुआ गुडविल में, किसका, सीता का। इसके लिए हमें एंट्री करनी है। तो इसके लिए पहले क्या निकालना होगा हमें, इसके लिए निकालना होगा हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। तो अगर हम बात करें किसकी, रीटा की, और बात करें गीता की, रीता की और गीता की बात करें, तो जो इनका ओल्ड शेयर है, ये जिसका जो न्यू शेयर है वह है हाफ, इक्वल है। और ओल्ड रेशियो इनके दे रखी है कितनी, 4:3:1 था, इट मीन 3/8 1/8। अब करते हैं इसे, 1/2 माइनस 3/8, 1/2 माइनस 1/8, 8 माइनस 3 to the 6 डिवाइड बाई 8, और ये हो गया 8 माइनस 2 डिवाइड बाई, सॉरी 16 हो गया ना, ये 8 1 जा 1, 8 6 6, तो 8 1 जा 1, ठीक, ये हो गया। तो क्या आ गया आपका, ये हो गया आपका 2/8 और ये हो गया 6/8। दैट मीन्स रेशियो होगी 2:6, दैट इज 1:3। तो 1:3 के रेशियो में बांट देंगे। तो एंट्री करेंगे वही गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट इज रीटा कैपिटल अकाउंट डेबिट, गीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीता कैपिटल अकाउंट। कितना, 54,750 और डिवाइड बाय 4 करेंगे, एक मिनट यार सही आ रहा है, हाँ, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो रीता का हिस्सा आया 13,688 रुपए, और इंटू में 3 कर देंगे तो ये आएगा 41,062 रुपए। ठीक है, ये होगी गुडविल की एंट्री। बात करते हैं रीवैल्यूएशन की, तो मैं यहां रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाता हूं। कह रहा है कि हमारा जो बिल्डिंग थी वो हमने क्या कर रखी थी, बिल्डिंग को अंडर वैल्यू कर रखा था, हमने बिल्डिंग को कम दिखाया था। जो भी हमारी बिल्डिंग होगी उसे हमने कम दिखाया था, आज उसे बढ़ाएंगे। तो हमने कहा यहां लिखेंगे बाय बिल्डिंग, हमारा फायदा होगी कितना, 80,000 रुपए। और इस 80,000 रुपए को हमने कहा पार्टनर में बांट देंगे, सीता, रीता और गीता। सीता, रीता, गीता के जो रेशियो है वह है 4:3:1, दैट इज 40,000, 30,000 और 10,000। तो एंट्री क्या होगी, सबसे पहले एंट्री होगी रिवैल्यूएशन की। तो हमने कहा एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 80,000 रुपए। एंड जो दूसरी एंट्री होगी गुडविल की, वो ये प्रॉफिट को बांटने की, वो क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सीताज कैपिटल अकाउंट टू, दूसरा पार्टनर है कौन, रीता, रीता कैपिटल अकाउंट, एंड तीसरा है गीता कैपिटल अकाउंट। कितना, 80,000 रुपए को अगर हम बांटेंगे तो 40,000, 30,000
और 10,000। तो इस प्रकार हमने देखा कि क्या हमारा यानी जो क्वेश्चन है, अगर हम इस क्वेश्चन को समझें तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने सीखा कि गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा एंड रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स या रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी कैसे किया जाएगा, वो हमने यहां पे सीखा। वैसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट ऑलरेडी सीख चुके हैं, इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर में सीखा था हमने, एडमिशन में सीखा हमने, रिटायरमेंट में हमने सीखा। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉफिट को बांटने का। कौन सा प्रॉफिट? जो भी पार्टनर डेथ हो रहा है उसका हिस्सा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसे प्रॉफिट में हिस्सा कैसे दिया जाएगा। अब आप समझिए, इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि जिस दिन पार्टनर की डेथ हो रही है हम उस दिन बुक्स क्लोज नहीं कर रहे हैं, वो एक एस्टिमेटेड अमाउंट देखा जाएगा कि हम एक्चुअल में कितना हम कमाए हैं वो हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो एक पॉसिबिलिटी ये बनती है, और दूसरा हम उस दिन बुक्स क्लोज कर रहे हैं, उस दिन हम एक्चुअल प्रॉफिट निकाल रहे हैं और एक्चुअल प्रॉफिट में देखना चाह रहे हैं कि जो पार्टनर डेथ हुई है जिस पार्टनर की, उसका हिस्सा कितना बन रहा है। इट मींस दो पॉसिबिलिटीज होंगी। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि हम उसे एक्चुअल कैलकुलेट कर रहे हैं जिस दिन डेथ हुई है, और या फिर हम उस दिन एक्चुअल कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम अपनी बुक्स को क्लोज नहीं कर सकते, तो हम एक अंदाजे से एक एस्टिमेट अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं कितना अमाउंट इसका बनता है। ठीक, अब जब एस्टिमेट करेंगे तो वो किस पर बेस्ड होगा? वो पास्ट ईयर पर बेस्ड हो सकता है, वो पिछले साल को हम एस्टिमेट मान सकते हैं कि पिछले साल हमने इतने पीरियड में जितना कमाएगा इस साल हम उतना ही मान लेते हैं, या पिछले कुछ सालों में 3-4 सालों में हमने कितना कमाया उसका एवरेज प्रॉफिट जो होगा, एनुअल एवरेज प्रॉफिट जो होगा, उसे कंसिडर कर लिया जाएगा कि भाई 3 महीने में हम इतना कमा लेंगे। या फिर हम सेल्स टर्नओवर को भी बेस मान सकते हैं कि पिछले 3 महीने या पिछले 3 महीने जितने टाइम रहा है बिजनेस के अंदर, पिछले इतने टाइम में हमने कितनी सेल की थी उसको हम बेस मान सकते हैं। तो हमने क्या सीखा कि जब हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे तो उसके दो बेसिस होंगे। पहला बेसिस कि हम एक्चुअल में बुक्स क्लोज कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, हम उसमें एक्चुअल प्रॉफिट निकाल रहे हैं, पहली कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन कि हम अपनी बुक्स क्लोज नहीं कर रहे हैं, हम अंदाजे से हम एक एस्टिमेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं। एस्टिमेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, उसका बेसिस क्या होगा? पहला बेस ये हो सकता है कि हम एक एवरेज प्रॉफिट, पिछले 3-4 साल का जो भी हमने कमाया उसका एवरेज प्रॉफिट निकालें, एनुअल प्रॉफिट, और जितने पीरियड हो रहा है उतने पीरियड का कैलकुलेट कर लें प्रॉफिट। पहला तरीका ये है। या दूसरा तरीका यह है कि हम पिछले साल जितना हमने प्रॉफिट कमाया है इस साल हम उसे मान लें कि सेम कमाएंगे, और जितने पीरियड जिंदा रहा है, जितने पीरियड बिजनेस में रहा है, उतने पीरियड का उसे हिस्सा दे दें। दूसरा केस। तीसरा केस क्या है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि सेल्स को बेस मान के कि पिछले साल हमने कितनी सेल की थी, उसका जितनी सेल हमने पिछले साल की थी, जितना हमने प्रॉफिट पिछले साल अर्न किया था परसेंटेज के टर्म में, पिछले साल की सेल को कंसीडर करके इस साल का हम क्या करें, जितना पीरियड जिंदा रहा है उतने पीरियड की कैलकुलेट करके उसका हिस्सा निकाल रहे हैं। तो इन दोनों कंडीशंस को कि अगर हम एक्चुअल में बुक्स क्लोज कर रहे हैं या एक्चुअल में बुक्स क्लोज नहीं कर रहे हैं। अगर एक्चुअल में कर रहे हैं तो एक्चुअल हिस्सा निकलेगा, एक्चुअल में नहीं कर रहे हैं तो उसके अंदर दो कंडीशन होंगी। हम एस्टिमेट कर रहे हैं बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट या पास्ट ईयर प्रॉफिट, या बेसिस ऑफ सेल्स टर्नओवर। क्लियर है बात? आई होगी आपको बात समझ। हम करते हैं एक एक करके। लिखा है डिसीज पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर इन द प्रॉफिट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। जितने पीरियड बिजनेस में रहा है उतने पीरियड को उसे प्रॉफिट देना है। सिमिलरली अगर लॉस होगा तो उसे लॉस उसे दे देना है। अब वो कह रहा है डिजीज पार्टनर गेट्स प्रॉफिट एंड बियर्स लॉस फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ। इट मे बी एस्टिमेटेड बेसिस ऑफ टाइम और सेल्स और इट मे बी डिटरमिन्ड। इट मींस वो तीनों कंडीशन दिखा दी। इट मे बी डिटरमिन्ड का मतलब ये एक्चुअल हो गया, ये हमारा सेल्स बेसिस हो गया। दोनों क्या है, ये एस्टिमेट बेसिस पे हैं दोनों, पर इसके अंदर दो कंडीशन है। या तो हम मान के चल रहे हैं कि पीरियड को कंसीडर कर रहे हैं, या फिर हम सेल्स को कंसीडर कर रहे हैं। सेल्स मतलब पिछले साल का, प्रीवियस ईयर की जो भी सेल होगी। अगर हम पीरियड को कंसीडर कर रहे हैं, इसके अंदर भी दो पॉसिबिलिटी है कि हमने प्रीवियस ईयर को माना है या पिछले सालों के एवरेज प्रॉफिट को माना है। क्लियर है बात? तो अगर मैं इसमें सिंपल सी बात करूं तो डिजीज पार्टनर जो होगा उसके अंदर दो पॉसिबिलिटी हैं कि हम एक्चुअल में प्रॉफिट निकाल रहे हैं या हम एस्टिमेट निकाल रहे हैं, एक अंदाजा निकाल रहे हैं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्चुअल है तो एक्चुअल तो डायरेक्ट उसको हिस्सा दे देंगे जितना उसका हिस्सा बनेगा। एस्टिमेट है तो दो पॉसिबिलिटी है कि हम क्या कर रहे हैं कैलकुलेट, एक तो हम प्रीवियस ईयर को मान के चल सकते हैं बेस, और दूसरा हम पिछले सालों के एवरेज प्रॉफिट को बेस मान सकते हैं। या हम दूसरी कंडीशन क्या होगी कि हम पिछली साल की सेल्स को बेस मान सकते हैं और इसको बेस मान के जो उसका हिस्सा बनेगा उसे दे देंगे। ठीक, कहता है इनके अब हमारे पास अकाउंटिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिसीज पार्टनर के जो पार्टनर मर रहा है उसका केस में उतना पीरियड जितना पीरियड रहा है उस केस में क्या करेंगे। अब समझिए, अगर वो एक्चुअल है, प्लीज समझना, अगर वो एक्चुअल है इट मींस हमने अगर प्रॉफिट डिटरमिन किया हुआ है, क्या किया हुआ है, डिटरमिन किया हुआ है, निकाला हुआ है
तो उस केस में क्या करेंगे, अगर हम उस प्रॉफिट को बांट रहे हैं तो एंट्री क्या करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिजीज पार्टनर को हम दे देंगे जितना भी प्रॉफिट हुआ है, पर कहां से देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से देंगे, क्योंकि यहां पर एक्चुअल कैलकुलेट हुआ है। क्या हुआ है, एक्चुअल कैलकुलेट। लॉस के केस में उल्टी एंट्री हो जाएगी, डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां तक बात समझ में आई होगी। बात करते हैं अगर ये एक्चुअल की जगह अगर ये एस्टिमेटेड है, एस्टिमेटेड दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी कि हम प्रीवियस ईयर को बेस मान रहे हैं या एवरेज प्रॉफिट को, और दूसरा या हम सेल्स टर्नओवर को बेस मान रहे हैं। तो हम एस्टिमेट किसी भी तरह से कर सकते हैं। उस केस में हम एक्चुअल है नहीं हमारे पास, तो हम एप्रोप्रिएशन में डाल नहीं पाएंगे। इसीलिए हम यूज करेंगे, जब हम प्रॉफिट बांटेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्या यूज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ प्रॉफिट, और लॉस हुआ अगर तो एंट्री करेंगे डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी तक एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं हुआ है, और जब एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं हुआ है इसीलिए हम वहां पर सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी हुई, अगर एक्चुअल प्रॉफिट निकल गया तो डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट बांटेंगे, लॉस बांटेंगे, और अगर आपके पास एस्टिमेटेड अमाउंट है, एक्चुअल अभी आपने बुक्स क्लोज नहीं की है, तो उस केस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का यूज करना है। दैट मींस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वही अगर हम बात करें गुडविल के ट्रीटमेंट की, या अगर हम बात करते हैं तो एंट्री क्या होगी, वही गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डाइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर कोई सेक्रीफाइस कर रहा होगा तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को भी क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है, यहां तक बात करते हैं एक एक करके। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इन केस ऑफ प्रॉफिट शेयर और लॉस ऑफ डिजीज पार्टनर इज एस्टिमेटेड। अगर एस्टिमेटेड है तो हमने आपको बता ही दिया है क्या करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट यूज करेंगे। इस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को और क्या करेंगे, अपनी बैलेंस शीट में जरूर दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे बैलेंस शीट में, क्योंकि अभी तक हमारा फाइनल नहीं हुआ है। जब ईयर एंड आएगा, जब एक्चुअल आएगा, हम उस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को हटा के रियल प्रॉफिट दिखा देंगे। प्रॉफिट होगा तो क्या करोगे, लायबिलिटी साइड में दिखाओगे, और लॉस होगा तो असेट साइड में दिखाओगे। तो यहां पर क्या लिखा है, इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर डज नॉट चेंज, अगर चेंज नहीं हो रही है। इसके अंदर भी दो पॉसिबिलिटी और एक चीज और देख लेते हैं कि अगर हमने कहा अगर एस्टिमेटेड केसेस है, इसमें एक और डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा, प्लीज समझना। हमने कहा अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट के केस में हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं। पहली पॉसिबिलिटी कि हम एक्चुअल कैलकुलेट कर रहे हैं, जिससे हम डिटरमिन बोल रहे हैं, हमने डिटरमाइन किया है, और दूसरा हमारा एस्टिमेटेड है। ठीक है जी, जब एक्चुअल कैलकुलेट हो गया तो आपको डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ प्रॉफिट, और अगर लॉस हुआ तो लॉस के केस में आपको करना है डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हो गया केस खत्म। बात करते हैं एस्टिमेट की, तो एस्टिमेट में मैंने कहा आपके पास दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को क्या मान रहे हो, करंट ईयर का प्रॉफिट मान रहे हो, और जितने पीरियड जिंदा रहा है उतने पीरियड का उसका कैलकुलेट कर लिया। लेट सपोज अगर 3 महीने जिंदा रहा है और हमने पिछले साल अगर मान लो 12 लाख रुपए कमाया था, तो 12 लाख इंटू में 3 महीने का हिस्सा इंटू में जितना उसका हिस्सा बनता है, मान लो उसका 1/3 हिस्सा है तो वो दे देंगे। ठीक, दूसरा वो कह रहा है प्रीवियस ईयर मत मानो, आप मानो एवरेज प्रॉफिट, मतलब पिछले 2 साल 3 साल जो भी दिया होगा उसका एवरेज प्रॉफिट निकालिए, और वो 1 साल का जो एवरेज प्रॉफिट होगा उसे करंट ईयर का प्रॉफिट मान के उतने पीरियड का उतना हिस्सा उसका जो बनता है उसे दे दीजिए। और एक मैंने कहा कि आप सेल्स टर्नओवर, जो हमारी सेल्स टर्नओवर है उसको बेस मान सकते हो, उसको क्या मान सकते हो, बेस मान सकते हो। ठीक, तो ये कैलकुलेशन का तरीका है। बट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी आती हैं कि अगर उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं है, नॉट चेंज, किसकी, जो भी नए पार्टनर है या कंटिन्यू पार्टनर है, जो कंटिन्यू पार्टनर है अगर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं है, और अगर चेंज है, अगर चेंज है, अगर चेंज नहीं है तो आपको सीधा लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है, अगर ये प्रॉफिट है तो ये कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, और अगर ये लॉस है तो कहां चला जाएगा ये बैलेंस शीट में, असेट साइड। क्लियर है बात।
अब ये तो हो गया प्रॉफिट का केस। लॉस के केस में क्या होगा? डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट। ठीक है जी। अगेन मैं बोल रहा हूं कि ये जो प्रॉफिट है, ये चला जाएगा लायबिलिटी साइड, और जो ये प्रॉफिट है ये चला जाएगा आपका असेट साइड, क्योंकि ये लॉस है। अगर हुआ तो ये तो हो गया हमारा किस केस में? अगर उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होती है। बट अगर चेंज हुई तो आप एंट्री करोगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डाइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगेन रिपीट कर देता हूं मैं कि अगर हमारा प्रॉफिट डिटरमिन्ड है तो आप सीधा एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ प्रॉफिट, एंड डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ लॉस। पहली केस। दूसरा, अगर एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, बुक्स क्लोज नहीं हुई है, एस्टिमेट कर रहे हैं, उसके अंदर दो पॉसिबिलिटी है एस्टिमेट कैलकुलेट करने की। प्रीवियस ईयर को बेस मान लीजिए, या फिर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 और 2-3 ईयर्स जो भी दिया होगा, या फिर सेल्स टर्नओवर को बेस मान लीजिए। तो उससे आप क्या निकाल लोगे? एक साल का प्रॉफिट या उतने पीरियड का क्या निकाल लोगे? प्रॉफिट निकाल लोगे। अब हम उस प्रॉफिट को ट्रीट कैसे करेंगे? उसके अंदर दो पॉसिबिलिटी आती है कि क्या रेशियो में बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर रेशियो बदल रही है तो आप एंट्री करोगे सीधा गेनिंग पार्टनर्स टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर रेशियो नहीं बदल रही है तो आप एंट्री करोगे प्रॉफिट बांटने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड लॉस को बांटने के लिए करोगे डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। इसे एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग और कंट्रोलिंग पार्टनर डज नॉट चेंज, तो प्रॉफिट शेयर ऑफ द डिजीज पार्टनर इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। इन केस ऑफ लॉस क्रेडिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। वो कहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स डज नॉट चेंज हो जाती है अगर, तो प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ द डिजीज पार्टनर इज डेबिटेड टू द गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट इन देयर गेनिंग रेशियो। इन केस ऑफ लॉस उसे क्रेडिट कर देंगे किसमें? हम पार्टनर्स में। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट केस क्या है कि अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? डिटरमिन किया हुआ आपने जितने पीरियड आपने बिजनेस किया उतने पीरियड आपने बुक्स क्लोज की, तो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस हुआ तो एंट्री क्या करेंगे? लॉस हुआ इस केस में तो हम एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यही उन्होंने सारा इसमें लिखा हुआ है कि लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड इज डिटरमिन्ड बाय प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो क्या लिखा है? बाय प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्चुअल की बात कर रहे हैं। Profit and loss account and profit and loss appropriation account for the period from the beginning of the year up to the date of death balance sheet हम सब बना रहे हैं। कह रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन द सेम मैनर एज द अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ। जैसे हम ईयर एंड में अपने बुक्स क्लोज करते हैं, हम एग्जैक्ट जिस दिन डेथ हुई है उस दिन हम एग्जैक्ट उसी तरह से अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग डिजीज पार्टनर्स फॉर द पीरियड आर डिटरमिन्ड। हम उसे कैलकुलेट कर चुके हैं, हम एक्चुअल में कैलकुलेट कर चुके हैं। नेट प्रॉफिट एज पर दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट इज एप्रोप्रिएटेड बिटवीन पार्टनर्स एज पर पार्टनरशिप डीड, और जर्नल एंट्री इस प्रकार होगी। इट मींस जो हमने एडमिशन में पढ़ा था कि किसी पार्टनर का जो भी हिस्सा बनेगा उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू देना है, हम वैसा ही कर रहे हैं। तो ये हम कर रहे हैं बात एक्चुअल की कि हमने एक्चुअल में प्रॉफिट को डिटरमाइन किया है। हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटी है, एक्चुअल में डिटरमाइन कर रही है, एस्टिमेट कर रहे हैं। एक्चुअल में डिटरमाइन कर रहे हैं तो डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हम एस्टिमेट कर रहे हैं तो उसके अंदर दो पॉसिबिलिटी है कि रेशियो में चेंज आ रहा है या चेंज नहीं आ रहा है। चेंज आ रहा है तो एंट्री करेंगे गेनिंग टू डाइट पार्टनर, और अगर चेंज आ रहा है तो हम क्या करेंगे? गेनिंग पार्टनर्स टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर चेंज नहीं आ रहा है तो हमने कहा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम इस पर बेस्ड एग्जांपल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अमन, वरुण एंड चारू यानी एबीसी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। बी डाइड ऑन 30 सितंबर 2024 एंड अमन एंड चारू डिसाइडेड टू कंटिन्यू बिजनेस शेयर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड। अब देखिए एक्चुअल में कब हो रही है बुक्स क्लोज? 30 सितंबर को, जिस दिन उसकी डेथ हुई हम उस दिन ही क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्चुअल में डिटरमाइन कर रहे हैं कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा। कह रहा फॉर द पीरियड प्रॉफिट, कह रहा फॉर द पीरियड 30 सितंबर 2024। देखो 9 लाख का उन्होंने प्रॉफिट भी कैलकुलेट
कर लिया है, कह रहा पास द जनरल एंट्रीज, आपको जनरल एंट्री करनी है 6 महीने के लिए उसने बिजनेस में रहा है। तो जब मैंने कहा अगर बिजनेस में 6 महीने रहा है तो आपको सीधा सीधा एंट्री क्या करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। अगर सिर्फ डिजीज पार्टनर का निकालने हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर एज ऑन डेट अगर सारा प्रॉफिट निकल ही गया तो सबको बांट दो, तो एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमन, टू वरुण एंड टू चारू। क्योंकि हम एक्चुअल में प्रॉफिट निकाल चुके हैं, इस 9 लाख रुपए को हम क्या करेंगे, 5, 3 एंड 2 के रेशो में बांटेंगे। 9 पंजे 45, 4.5 लाख, 2,70,000 एंड 9 दूनी 18, 1,80,000। ये हमारा हो गया। किस केस में कर रहे हैं, जब एक्चुअल में प्रॉफिट डिटरमाइन हुआ है। और एग्जांपल देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कह रहा सीरत, अमृत एंड शाहीन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। अमृता डाइड ऑन 1 नवंबर 2024, देखो का 1 नवंबर 2024 को मर गई। इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर प्रिपेयर्ड, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई। एज ऑन दैट डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ डेथ पर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, यानी एक्चुअल की बात कर रहा है। और उस दिन लॉस हुआ 10 लाख रुपए का, और लॉस हो गया तो अब आपको इस लॉस को बांट देना है। तो एंट्री क्या करेंगे, एस डेबिट, यानी इट मीन सीरत डेबिट, बात करें अमृता डेबिट, बात करें शाहीन डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्लीज ध्यान रखना यहां पर हम क्या एक्चुअल निकाल चुके हैं। इस 10 लाख को बांटेंगे किसमें, 5:3:2 के रेशियो में, तो 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। क्लियर है बात। तो ये आपको समझ में आया कि जब हम बात करें डेथ की, तो डेथ के केस में अगर आप एक्चुअल में अगर आप प्रॉफिट डिटरमाइन कर चुके हो तो जितना है उसे एलोकेट कर देंगे पार्टनर में विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बात करते हैं अब किस केस की, कि अब हमारा दूसरा केस है कि हम कह रहे हैं हम एस्टिमेट बेसिस पे निकाल रहे हैं। एस्टिमेट का बेस क्या होगा, टाइम या फिर टर्नओवर। टाइम होगा तो हमने कहा कैसे करेंगे, जितने पीरियड ऑफ बिजनेस में रहा है उतने पीरियड का कैलकुलेट कर लेंगे। बेसिस क्या हो सकता है, बेसिस लास्ट ईयर का प्रॉफिट हो सकता है, या बेसिस क्या हो सकता है, एवरेज प्रॉफिट हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं हमने प्रीवियस ईयर में कितना, प्रीवियस ईयर में हमने 12 लाख रुपए कमाए, और इस साल बिजनेस में सिर्फ तीन महीने रहा। कितने महीने रहा, 3 महीने रहा, और 3 महीने बाद उसकी डेथ हो गई। तो हमने कहा जो भी पार्टनर है, मान लेते हैं एक्स और इक्वल पार्टनर है XYZ, तो हमने कहा 12 लाख रुपए उन्होंने पिछले साल कमाया, 3 महीने में कितना कमाते, तो 3 महीने में इस साल कितना कमाते जो भी होगा, इनटू में उसका हिस्सा है 1/3, तो वो हिस्सा निकाल के हम जो भी डेट पार्टनर है उसे दे देते। ये तो हो गया हमारा प्रीवियस ईयर का बेसिस। दूसरा बेसिस हम क्या ले सकते हैं, एवरेज भी ले सकते हैं, कि हमने कहा 1 साल, 2 साल, 3 साल, इन तीनों साल के प्रॉफिट का टोटल किया, मान लेते आ गया 3,60,000 आ गया। इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमने पिछले 3 सालों का अगर एवरेज देखें एनुअली 1,20,000 कमाया है। तो बताओ अगर 3 महीने बिजनेस में रहा है पार्टनर एक्स, तो 3 महीने में कितना होगा, 1,20,000 अगर उन्होंने एवरेज कमाया है, 3 महीने में कितना रहा है और उसका हिस्सा कितना बन रहा है। तो हम यहां पर पीरियड कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहां पर हम एस्टिमेट निकाल रहे हैं, और वो एस्टिमेट निकाला हमने पिछले साल को बेस मान के। पिछले साल का बेसिस क्या है, वो हम पूरे साल को कंसीडर कर रहे हैं। तो पूरे साल में कितना कमाया हम वो कंसीडर करके उतने पीरियड का प्रॉफिट निकालेंगे जितना पीरियड जिंदा रहा है। अगर हम बात करें टर्नओवर के केस में, तो हमने कहा टर्नओवर कैसे होगी, हम मान लेंगे जी प्रीवियस ईयर में हमारी सेल कितनी थी, मान लेते पिछले साल हमारी 10 लाख रुपए की सेल थी, हमने जी प्रॉफिट कितना कमाया पिछले साल मान लेते हैं हमने नहीं 1 लाख रुपए कमाया, तो परसेंटेज कितनी होगी, हमने 1 लाख कमाया 10 लाख की सेल पे, तो हमने ऑन एन एवरेज सेल का 10% कमाया। क्या कमाया, सेल का 10%। अब इस साल आपको चेक करना है कि जिस दिन डेथ हुई है उस दिन कितनी सेल थी। मान लेते हैं उस दिन 4 लाख रुपए की सेल थी, कितनी सेल थी उस दिन तक, 4 लाख रुपए की। तो 4 लाख का आप 10% निकाल लीजिए, कितना हो गया, 40,000। इट मीन हमारा प्रॉफिट कितना होना चाहिए इस पीरियड तक का, 40,000 होना चाहिए। और जो भी पार्टनर है इस 40,000 में उसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए, जैसे 1/3 है तो 1/3 हिस्सा उसे दे देंगे। यही इसमें सारा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कह रहा है इफ टाइम बेसिस इज यूज्ड, प्रॉफिट इज अज्यूम टू हैज अराइजन यूनिफॉर्मली ओवर द ईयर। यूनिफॉर्मली का मतलब होता है कि हम मान के चल रहे हैं कि हर साल सेम हो रहा है जैसे पिछले सालों में हो रहा था। ठीक है, सपोज प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर 24,000 दिया है, एंड पार्टनर डाई करता है कब, 2 महीने के बाद, जैसे क्लोज हुआ उसके 2 महीने बाद उसकी डेथ होगी। पिछले साल हमने कितना कमाया, 24,000, तो 2 महीने रहा तो 2 महीने का हिस्सा कितना बनेगा,
2 महीने का हुआ 4000, और मान लेते हैं उसका हिस्सा कितना है उस 4000 रुपए में, उसका 3/10 रेशो है, तो 3/10 कितना होगा 1200, तो 1200 रुपए उसे हिस्सा निकाल लेंगे। और जब 1200 का हिस्सा निकाल लेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 1200 रुपए। डिजीज पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज इज एग्रीड अमंग ऑल पार्टनर्स, इट मे बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अलोन और ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ सर्टेन ईयर्स, वो हम आपको बता चुके हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, रमन, दमन एंड करण वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। दमन डाइड ऑन 30 जून। 30 जून मींस 30 जून को उसकी डेथ हो गई है। रमन एंड करण डिसाइडेड टू कंटिन्यू बिजनेस, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस द डिजीज पार्टनर्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ डेथ was to be estimated on the basis of last year profit। वो कह रहा है कि यहां पर एस्टिमेट पर बेसिस पे मानना है, जितना पिछले साल का प्रॉफिट था वो मान लेंगे, जो कि हमारा पिछले साल था 3,60,000 रुपए का प्रॉफिट। आगे कह रहा है, वो कह रहा है कि पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। अब हम यहां पर क्या मान के चल रहे हैं कि हमारी बुक्स मार्च में क्लोज हो रही हैं, दैट मींस 30 जून बिजनेस में रहा है, तो 3 महीने अगर वो बिजनेस में रहा है तो 3,60,000 रुपए का अगर हमारा पिछले साल का प्रॉफिट था तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना हुआ, 90,000। इट मींस हमारा करंट ईयर का हमारा 3 महीने का प्रॉफिट कितना होगा, 90,000। और जो पार्टनर डेथ कर रहा है उसका नाम है डी, और डी का जो शेयर है वो है 2/6। तो हमने कहा डी का शेयर कितना होगा, 90,000 इंटू में 2/6, दैट इज 30,000। बताओ भाई एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट, कितना कितना निकला है, 30,000 रुपए। आई होप आपको बात समझ आई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है, संजय, अजय एंड करण वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। करण डाइड ऑन 31 जुलाई 24। Sanjay and Karan decided to continue business. Share of profit or loss of the deceased partners from the beginning of the year up to the date of the death is estimated। क्या लिखा है वर्ड, estimated, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट एंड लास्ट ईयर इस पर हो गया लॉस। लॉस हो गया तो एंट्री उल्टी हो जाएगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन 31 जुलाई का मीनिंग हुआ 4 महीने। तो अगर हम बात करें किसकी, करण की, तो करण का जो शेयर होगा वो है 1,80,000 पिछले साल का लॉस है, इसमें 4 महीने वो बिजनेस में रहा है, तो 4 महीने का कितना होगा फर्म का प्रॉफिट, ये हो गया फर्म का प्रॉफिट या फर्म का लॉस। 4 महीने का हो गया ये 60,000। और जो कौन है, करण, तो करण का शेयर कितना होगा इसमें, इस 60,000 के लॉस में करण का शेयर है 3:1, दैट इज 1/6, ये आ गया 10,000 रुपए। अब इस 10,000 रुपए को एंट्री करेंगे तो क्या लिखेंगे, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, कितना, 10,000 रुपए। क्लियर है बात। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का इस्तेमाल करेंगे और किस तरह हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का इस्तेमाल करेंगे। अगला एग्जांपल लिखा हुआ है कि राम, मनोहर एंड परम वर पार्टनर्स इन अ फर्म। परम डाइड ऑन 29 Feb 2025, 29 फरवरी 2025। ये तो गलत लिख दिया भाई, ये 28 फरवरी होना चाहिए था। ठीक है जी, आगे देखते हैं। His share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be estimated on the basis of average of 3 completed years of profit before death। अब देखिए यहां पर क्या वर्ड लिखा है, एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड जैसे आपके दिमाग में आएगा तो आपके दिमाग में समझ में आ जाना चाहिए कि इसका मतलब या तो पिछले साल का प्रॉफिट दिया होगा या पिछले 3-4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा या टर्नओवर दी होगी, टर्नओवर के बेसिस पे निकालना है। ठीक है जी, एंट्री वही प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आगे लिखा हुआ है, प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22, 23 एंड 24 वो दे रखा 80,000, 90,000 और 1 लाख। अगर 80,000, 90,000 और 1 लाख रुपए दिया हुआ है तो हमने कहा भाई एवरेज कर लेते हैं, 80,000 प्लस 90,000 प्लस 1 लाख डिवाइड बाय 3, ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट साल का, जो कि आ गया 90,000 रुपए। अब आगे देखते हैं। अब आप एक चीज बताइए, उसकी डेथ कब हुई है, 28 फरवरी को। डेथ कब हुई है, 28 फरवरी को। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कैलकुलेट परम्स शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेथ एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। पहली कंडीशन कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट चेंज। अगर रेशियो चेंज नहीं होगी, अगर रेशियो चेंज नहीं होगी तो आपको पता होना चाहिए था कि एंट्री क्या होगी हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा केस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स चेंजेज। अगर रेशियो चेंज हो रही है तो उस केस में एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए जी कर लेते हैं। तो हमने कहा हमारा 90,000 रुपए का है और उसकी डेथ कब हुई है,
डेथ हुई है उसकी 28 फरवरी को और हम बुक्स कब क्लोज कर रहे हैं, मार्च में। तो जरा बताइए 28 फरवरी का मतलब 11 महीने हो गया। कितने महीने, 11 महीने। तो हमने कहा जो फर्म का हिस्सा होगा 90,000 रुपए जो है पूरे साल का है, तो 11 महीने में कितना कमाया ये। और हम बात कर रहे हैं किसके शेयर की, जो पार्टनर डेथ हुई है। तो अगर हम बात करें परम, तो जो परम का शेयर है, परम का शेयर कितना होगा, 90,000 फर्म ने कमाया पिछले साल का एवरेज, 11 महीने बिजनेस में रहा है, इनटू में उसका शेयर जो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी हुई है तो इक्वल हो गया। दैट मीन्स अगर हम इसमें कहें बात 90,000 इंटू में 11 डिवाइड बाई 12 और डिवाइड बाई 3, 27,500 आ गया। कितना आ गया, 27,500। अब इस 27,500 के लिए हमने कहा पहला केस कि अगर हम इसे डिजीज पार्टनर को देंगे तो हमने कहा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परम कैपिटल अकाउंट, दैट इज 27,500। दूसरा केस कि अगर वो चेंज चाहते हैं तो हमें गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। अब तो हमने कहा जो राम है और जो मनोहर है उनकी जो न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो दे रखी है 3/5 एंड 2/5, ये न्यू रेशियो है, और ओल्ड रेशियो है 1/3। तो हमने कहा गेनिंग रेशियो निकालते हैं, तो गेनिंग रेशियो क्या होगा, 3/5 माइनस 1/3, 2/5 माइनस 1/3, 9 माइनस 5, 6 माइनस 5, कितना हो गया 4:1। 4:1 उनके रेशियो होगी, यानी 4/15 एंड 1/15। 4:1 रेशियो होगी। तो हमने कहा एंट्री होगी हमारी, पार्टनर का नाम है राम, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनोहर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर यानी डिजीज पार्टनर टू परम कैपिटल अकाउंट। इस 27,500 को हम 4:1 के रेशियो में बांटेंगे, 27,500 डिवाइड बाई 5 दैट इज 5500 और इनटू में 4 दैट इज 22,000। ठीक है जी। तो इस प्रकार हम एंट्रीज करेंगे कि किस केस में हमारा एस्टिमेटेड बेसिस में भी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। आई होप आपको बात समझ आई होगी। नेक्स्ट केस देखते हैं कि अगर हम सेल्स टर्नओवर को बेस मानते हैं तो उस केस में हम एस्टिमेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। कह रहा है एस्टिमेट प्रॉफिट और लॉस इन केस ऑफ टर्नओवर और सेल्स बेसिस। तो अब मैंने आपको बताया कि पिछले साल हमने कितना सेल किया, पिछले साल हमारी कितना परसेंटेज प्रॉफिट था, उस परसेंटेज प्रॉफिट को निकाल के हम इस साल का सेल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इस साल का प्रॉफिट निकल जाएगा एस्टिमेटेड। फिर पढ़ लेते हैं, कह रहा शेयर ऑफ प्रॉफिट्स और लॉस ऑफ डिजीज पार्टनर्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ, वो निकाला जाएगा किसके बेसिस पे, सेल्स और टर्नओवर के बेसिस पे। हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होंगे उसके लिए हमें चाहिए होगी सेल्स पिछले साल की, उसके लिए चाहिए होगी सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ, जिस समय डेथ हुई है उस समय तक की उसकी सेल्स चाहिए होगी, और प्रॉफिट चाहिए होगा हमें पिछले साल का। कहता है एग्जाम्पल देखते हैं, कह रहा है ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, बी डाइड ऑन 30th जून, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च ईच ईयर। बुक्स कब क्लोज हो रही है, हर साल 31 मार्च को बुक क्लोज हो रही है। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 24, वो दे रखी है 3 लाख रुपए की, पिछले साल की जो हमें सेल दे रखी है 3 लाख रुपए की, और सेल दे रखी है हमें 1 लाख बिटवीन द पीरियड 1 अप्रैल 24 से लेकर 30 जून तक की हमें सेल दे रखी है, 1 लाख रुपए का सेल हो रखी है। कह रहा प्रॉफिट फॉर द ईयर, और जो हमें इस साल का जो प्रॉफिट दिया हुआ है 24 का प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना दिया हुआ है, 30,000 रुपए। तो अब हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है। पहली बात तो बी डाइड हो रहा है, और जो बी की डेथ हो रही है वो कब हो रही है, 30 जून को। एक चीज तो ये। दूसरा कह रहा है कि सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, पिछले साल की जो हमें प्रीवियस ईयर की जो सेल दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 3 लाख, और जिस समय तक उसकी डेथ हुई थी डेट ऑफ डेथ तक की सेल कितनी दी हुई है, 1 लाख। इट मींस अगर मैं यानी यहां पर बात करूं, आगे के लिखा हुआ है कि जो प्रॉफिट दिया हुआ है हमें वो कितना दिया हुआ है, 30,000 रुपए। हमने प्रीवियस ईयर में जो प्रॉफिट कमाया वो कितना कमाया, 30,000 रुपए। अब आप समझिए 1 लाख रुपए की सेल है हमारी और पूरे साल की 3 लाख सेल है। 1 लाख रुपए की सेल है और 3 लाख का सेल है। तो अगर मैं यहां पर कहूं कि भैया हमने प्रीवियस ईयर में कितना प्रॉफिट कमाया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल, तो हमने 30,000 रुपए कमाया कितने रुपए की सेल पे, पूरे 3 लाख रुपए की सेल पे। तो इसका मतलब हमने कितना 10% कमाया। कितना कमाया हमने, 10%। तो अगर हमारी इस पिछले साल की अगर 1 लाख रुपए सेल थी उस पीरियड की, तो हम अगर पिछले साल का डेट ऑफ डेथ तक का निकाले प्रॉफिट, डेट ऑफ डेथ तक का कितना प्रॉफिट रहा होगा, तो पिछले साल हमारी सेल कितनी थी उस पीरियड 1 लाख, और उसका 10% कितना हुआ, 10,000। तो हमने कितना कमाया होगा पिछले साल प्रॉफिट, 10,000 कमाया होगा टिल डेट ऑफ डेथ, और हम इसे क्या मान लेंगे, करंट ईयर का भी
प्रॉफिट मान लेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, एंट्री जो होगी हमारी, कह रहा है कैलकुलेट डिजीज पार्टनर शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। हमने प्रॉफिट तो कैलकुलेट कर ही लिया है, अगर हम इसमें एस्टिमेट एंट्री करें तो एंट्री क्या होगी, बीज प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितना 10,000 रुपए। पर 10,000 रुपए ये तो हमने फर्म ने कमाया, इसमें बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा है 2/5, इंटू में 2/5 दैट इज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,000 रुपए। ठीक है जी। अगला एग्जांपल देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कह रहा है निर्मला, दिविशा एंड सारा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:4:3। बुक्स वर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हम हर साल बुक्स 31 मार्च में क्लोज कर रहे हैं। सारा डाइड ऑन 1 Feb 2022। देखो 1 फरवरी को मर गई, इट मींस बिजनेस में रही पूरे 10 महीने। कितने महीने रही बिजनेस में, क्योंकि फरवरी और मार्च नहीं रह पाई। कहता आगे, एज पर पार्टनरशिप डीड साराज एग्जीक्यूटर आर एंटाइटल्ड टू हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल। सेल के बेसिस पे उसके एग्जीक्यूटर को हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट में। सेल फॉर द ईयर 31 मार्च 21, मतलब पिछले साल के दे रखी है 10 लाख, एंड प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर 1,20,000। अब आप बताइए, हमने 1,20,000 का प्रॉफिट कमाया कितनी सेल पे, 10 लाख की सेल पे, 10 लाख की सेल पे। तो अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूं कि पिछले साल हमने कितना प्रॉफिट कमाया, तो हमने कितना प्रॉफिट कमाया, 12%। कितना कमाया, 12%। आगे लिखा हुआ है, सेल्स शोज पॉजिटिव ट्रेंड ऑफ 20% एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज रिड्यूस्ड बाय 2%। कह रहा सेल्स ये बता रही है कि हमारी 20% सेल बढ़ी है, हमारी 20% सेल बढ़ी है, इट मींस हमारी सेल अब 10 लाख से कितनी हो जाएगी, 12 लाख हो जाएगी। बट हमारा जो परसेंटेज प्रॉफिट की घटी है वो कितनी घटी है, 12% की जगह कह रहा 10 ही % रह गया है। कितना रह गया, 10%। तो जरा बताइए, अगर हम इस पीरियड को निकालें तो हमने कहा अगर हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करें तो 12 लाख रुपए हमारी सेल हो जाएगी और उस हमारा प्रॉफिट कितना होगा, 10%, दैट इज 1,20,000। ये 1,20,000 रुपए उसने कमाया। कितना कमाया, 1,20,000। तो फर्म ने टोटल 1,20,000 कमाया है। अब बिजनेस कब तक चला बोलो, 1 फरवरी तक, इट मीन 10 महीने। तो अगर हम 10 महीने का फर्म का प्रॉफिट निकालें, 10 महीने का फर्म का अगर हम प्रॉफिट निकालें तो हमारा 1,20,000 जो है ये पूरे 12 महीने का है, तो 10 महीने का क्या होगा, तो 10 महीने का होगा 1 लाख। अब हम बात करते हैं जो पार्टनर डेथ हुई है उस पार्टनर के हिस्से की, और पार्टनर का नाम है सारा। तो सारा का जो शेयर होगा इसमें वो कितना होगा, भाई हमने 1 लाख रुपए कमाए 10 महीने में और सारा का हिस्सा इसमें है 3/10, दैट इज 30,000 रुपए। कितना, 30,000। तो एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सारा कैपिटल अकाउंट, कितना, 30,000 रुपए। आई होप आपको बात समझ आई होगी। हमने सारा का सारा प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, एस्टिमेट होगा तो क्या करना है, एक्चुअल होगा तो क्या करना है। एस्टिमेट में भी अगर हमारा एवरेज प्रॉफिट पे निकालें या फिर हम बात करें पिछले ईयर को प्रॉफिट को बेस मान के करें तो क्या होगा, सेल्स टर्नओवर को बेस माने तो क्या होगा, अगर उसमें भी अगर चेंज है तो क्या होगा, चेंज नहीं है तो क्या होगा, हम पूरी की डिटेल में अच्छे से समझ चुके हैं। यही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका किस चीज में, इन केस ऑफ डेथ। अब बात करते हैं कि जो डाइट पार्टनर है उसका पैसा किसको मिलने वाला है, उसका पैसा मिलेगा उसके एग्जीक्यूटर के, उसके नॉमिनी को। क्या क्या चीजें मिलेंगे वो समझते हैं। हमने कहा कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू डिजीज पार्टनर, और डिजीज पार्टनर को क्या क्या चीजें मिलेंगी, तो उसको कुछ चीजें मिलेंगी और कुछ चीजें उससे ले ली जाएंगी। तो क्या क्या मिलेगा उसे, एक तो उसको प्रॉफिट कैपिटल मिलेगी, क्या मिलेगी, कैपिटल, चाहे उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हो क्रेडिट या फिर करंट अकाउंट का बैलेंस हो क्रेडिट। तो क्रेडिट में होगा तो उसे मिलेगा, डेबिट में होगा तो उससे ले लिया जाएगा। दूसरा, गुडविल में उसे हिस्सा मिलेगा। तीसरा, उसे प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, जब तक वो जिंदा रहा है उतने हिस्से का उसे प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। और क्या मिलेगा, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी से जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है उससे उसमें हिस्सा मिलेगा। और क्या मिलेगा, जो अभी तक अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से ही रिजर्व्स कमाए उसमें उसे हिस्सा मिलेगा। और क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकता है, सैलरी मिल सकती है, कमीशन मिल सकता है एज पर पार्टनरशिप डीड, वो मिलेगा, सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगी। और क्या मिल सकता है, अगर उसने लोन दिया है तो लोन पर उसे इंटरेस्ट मिलेगा एज पर डीड, अदरवाइज मिनिमम 6% उसे दे दिया जाएगा। तो ये जो चीज हम ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पढ़ चुके हैं कि क्या क्या पार्टनर को मिलेगा, वो सारा उसे मिल सकता है। और अब उससे ले क्या लिया जाएगा, अगर लॉस हुआ तो लॉस उसे बियर करना पड़ेगा टिल डेट ऑफ डेथ। अगर उसके लॉस रिवॉल्यूशन से अगर लॉस हुआ वो भी उसे देना पड़ेगा। हो सकता है पिछले कुछ सालों में बैलेंस शीट में कुछ लॉसेस पड़े हो तो वो भी उसे देने पड़ेंगे।
इस तरह ड्राइंग हुई तो देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ तो वो चार्ज किया जाएगा, और अगर फर्म ने अगर उसे लोन दिया एज एडवांस, उस पर उसे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, इवन लोन का पैसा भी वापस काट लिया जाएगा। तो ये सब चीजें उससे ले ली जाएंगी। बट जब फाइनल सेटलमेंट की बात आएगी तो फाइनल सेटलमेंट किसको मिलेगा? उसके एग्जीक्यूटर को मिलेगा सारा का सारा पैसा। और एंट्री क्या करेंगे हम? डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके कैपिटल अकाउंट से निकाल के कहां दे देंगे? डिजीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो हमने कहा डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब एग्जीक्यूटर अकाउंट को जब देंगे तो उसके अंदर दो पॉसिबिलिटी है कि क्या हम पूरा पैसा एक बारी में पे कर रहे हैं, तो अगर एक बारी में पे कर रहे हैं तो हम लिखेंगे डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे? डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सारा का सारा पैसा बैंक अकाउंट में पे कर देंगे। तो जो हमारी फाइनल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्या लिखा है? करंट अकाउंट बैलेंस इज ट्रांसफर टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब एडजस्टमेंट आर मेड, ये सारे के सारे एडजस्टमेंट की जाएंगी, प्लस माइनस किया जाएगा, जो नेट इंपैक्ट आएगा वो हम उसे एग्जीक्यूटर अकाउंट को दे देंगे। अब एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे बनेगा वो और देख लेते हैं। एग्जीक्यूटर अकाउंट ये रहा हमारा, डिजीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। जो जो चीजें मिलेंगी उसे क्रेडिट करेंगे, जैसे कैपिटल हो गया, करंट अकाउंट का बैलेंस हो गया, अगर लोन है तो लोन, अगर लोन कौन सा लोन? जो पार्टनर ने फर्म को दिया था, अगर फर्म ने जो पार्टनर को दिया था वो लोन यहां आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था ये वो वाला लोन है, अगर फर्म ने पार्टनर को दिया था तो वो फर्म उससे चार्ज कर लेगी। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, अब सीख ही चुके हैं सस्पेंस अकाउंट क्या मतलब हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसी तरह शेयर ऑफ अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स, चाहे जनरल रिजर्व हो या प्रॉफिट हो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट दोबारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से आ जाएगा। सैलरी और कमीशन हो गया, और डिसीज पार्टनर्स का जो एग्जीक्यूटर अकाउंट का जो बैलेंस बचेगा, अगर लेना होगा तो ले लेंगे और इधर देना होगा तो उसे नेट दे देंगे। इधर रिवैल्यूएशन का लॉस, अकोमुलेटेड लॉसेस कुछ होंगे, ड्राइंग होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट और पुरानी गुडविल जो होगी। क्लियर है बात? तो ये हम पूरा का पूरा प्रॉफिट क्या बनाएंगे? पार्टनर्स का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, इससे रिलेटेड जितने भी हमारे एग्जांपल्स होंगे वो हम करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, फिर हम बात करते हैं, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो, अगर आपको कुछ फायदा हो रहा हो, हमने टारगेट लिया है कि हम 30 घंटे के अंदर आपका 100% कंप्लीट कोर्स करें विद एग्जांपल्स, विद डिटेल्स। ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका फायदा हो। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।